नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है। आज मैं वन लाइनर सीरीज शुरू कर रहा हूं। वन लाइनर सीरीज जिसमें फैक्ट की भरमार रहेगी। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी के लिए, जीके के लिए आज यह वन लाइनर सीरीज है और बहुत कम समय में वन लाइनर सीरीज को देख लेंगे। ठीक है, आज यह वन लाइनर सीरीज है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के लिए। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। जिनको भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के सीरीज को ज्वाइन करना है, 2000 एमसीक्यू मिलेगा, 2000 करीब वन लाइनर सीरीज मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, बहुत सब कुछ मिलेगा केवल 299 में। तो जिनको भी इस कोर्स को परचेज करना है, इसको ज्वाइन करना है, इस नोट्स को लेना है, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सीधे आपको मटेरियल मिल जाएगा और 299 का है। आइए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर सीरीज संख्या 1 आज से शुरुआत करते हैं। देखिए, एरण यह आपका कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है, सागर जिला में है एरण। ठीक है, गढ़ी, मोरिला, कुडुम, जबलपुर, जटकारा, बहुतराई, दामोह, नादगांव, मुनई, बुरचेका, होशंगाबाद तथा सागर से 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ये जो मैं जितना भी क्षेत्र में बता रहा हूँ, यह सभी वह क्षेत्र हैं जहां से क्या प्राप्त हुआ है, यह जो स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा? 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है। ये सभी जो क्षेत्र बताया हूँ, ये सभी मध्य प्रदेश में है, जहां से क्या प्राप्त हुआ है? 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन सब का नाम आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला फैक्ट देखिएगा, हिमालय से भी पुराना संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन क्षेत्र एवं मूल क्या है? गोंडवाना है। गोंडवाना क्षेत्र, यह भूगोल वाले अच्छे से जानते होंगे। यह हिमालय महाद्वीप से भी पुराना क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, गोंडों की भूमि के एक बड़े भाग को समाहित करने वाला भूप्रदेश आज का आधुनिक मध्य प्रदेश है। तो यह हिमालय से भी सबसे ज्यादा पुराना है। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के सोथी। देखिए, अब यह पाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश का एक पाषाणकालीन स्थल है सोथी, फिर खंडवा, फिर मंदसौर। सोथी, खंडवा और मंदसौर से पूर्व पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। यह 3 स्थल हैं जहां से पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और 9 पाषाणकालीन स्थल के बारे में बताया हूं। यह सब जगह जो है, यहाँ से 9 पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। और भारतीय हिमालय से भी ज्यादा पुराना कौन है? गोंडवाना की भूमि, जो मालवा का पठार आदि पड़ता है। ठीक है, फिर आपका मध्य या सोथी, खंडवा, मंदसौर वह क्षेत्र है जहां से 9 पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे इतिहास के विद्यार्थी से बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ लेंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है नौदा टोली। ठीक है, फिर यह नागदा, फिर आवरा, फिर कायथा, फिर बेसनगर, फिर एरड़। एरड़ सागर जिला में पड़ता है एरड़। यह जो स्थान है ना, यह जो स्थान है, यह ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। यहाँ से ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण युग मानव विकास की उस अवधि को कहा जाता है जब मनुष्य पाषाण पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था। ठीक है, बर्तन, आभूषण, औजार आदि बनाने लगा था, तांबे का भी और पत्थर का भी। उस समय, उस कालखंड को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग के स्थल आपके नौदा टोली, नागदा, आवरा, कायथा, बेशनगर, एरड़ आदि है। तो यह देखिए, पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? 9 पाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? इस तरह से इन जगहों को आप, इन स्थानों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, भीमबेटका गुफा बता रहा हूँ। भीमबेटका गुफा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सीरीज में बताया भी हूँ। भीमबेटका की जो गुफा है ना, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका। पहला फैक्ट यह ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका की जो गुफा है, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र मिले हैं, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, भीमबेटका, दरअसल ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम इस गुफा में आए थे और वहां पर बैठे थे, विश्राम किए थे, इसलिए इस स्थान को स्थानीय लोग भीमबेटका कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, नेमावर, छनेरा, महावर, मौजावाड़ी, हार्डिया, देहगांव, पंचमढ़ी, कबरा, ये सब जगह के नाम बता रहा हूं। यह सब वह जगह है जहां प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। तो यहां से भी प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। अब देखिए, नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक जगह है महेश्वर और एक जगह है नौदा टोली। यहाँ से सिंधु सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं।
तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति तो आपको पता ही है नौदा टोली से मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण इन दोनों जगहों से मिले हैं, महेश्वर और नवादा जिला से। ठीक है, नवादा जिला नहीं, हाँ नवादा टोली, नवादा टोली, यहाँ से ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिएगा, भारत में जितने भी शैलाश्रय पाए गए हैं, शैलाश्रय मतलब पाषाण या पत्थर की गुफा जहां मनुष्य अपना निवास स्थान बनाकर रहता था। ठीक है, तो भारत में जितने भी शैलाश्रय पाए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश में पाया गया शैलाश्रयों की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शैलाश्रय पाए गए हैं। शैलाश्रय का मतलब संधि विच्छेद करिए ना, शैल मतलब पत्थर, श्रय और आश्रय मतलब कि पत्थरों का आवास, पत्थरों का आश्रय मतलब क्या है, पत्थर की गुफा, गुफा मानकर चलिए, गुफा तो पत्थर की होती है। तो भारत में जितने भी पत्थर की गुफाएं पाई गई हैं उसमें सबसे ज्यादा जो गुफा पाई गई है वो आपके मध्य प्रदेश में पाई गई है। और इन शैलाश्रयों में गुहा चित्रांकित है। बताइए खाली समय आदिमानव क्या करेगा, गुफाओं में था आदिमानव तो उस पर पक्षीकारी करता था, चित्रकारी आदि करता था, तो गुफाओं में शैल चित्र पाए गए हैं। जैसे भीमबेटका में जानवरों की लड़ाइयों वाला चित्र है, भीमबेटका गुफा में पशु पक्षियों के शिकार का चित्र है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी का केंद्र उज्जैन के मंगलनाथ को माना जाता है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से सोचिए तो धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में यह है कि माता पृथ्वी के ही पुत्र थे मंगल। अब देखिए, यह देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आप लोग को ला रहा हूं जिस पर आपको गर्व होगा, सनातन धर्म पर गर्व होगा। देखिए हमें जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मंगल देव जो है ना वह पृथ्वी के क्या है। मैं मेरी आज की सीरीज को आज का जो वन लाइनर मैं दे रहा हूं, इसको भूल जाइएगा भले, यह फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि हिंदू धर्म में पृथ्वी, माता पृथ्वी का संतान, माता पृथ्वी का पुत्र मंगल देव को माना जाता है। और वैज्ञानिकों के भी अनुसार पृथ्वी के खंड से ही मंगल ग्रह बना है, मतलब पृथ्वी के खंडन से ही मंगल ग्रह बना है। ठीक है, और यह कहा जाता है कि पृथ्वी के पुत्र थे मंगल, और किसी समय ऐसा होता है कि माता पृथ्वी से रुष्ट होकर मंगल दूर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो माता पृथ्वी कहती है ठीक है तुम दूर तो जा रहे हो, लेकिन सबसे जो नवग्रह हैं उसमें सबसे करीब अगर कोई रहेगा तो तुम रहना। ठीक है, और इसीलिए वहां मंगलनाथ का मंदिर है उज्जैन में, और वहां पर मंगल, देखिए जो मंगलनाथ का मंदिर है ना, पूरे धरती पर सबसे कम दूरी अगर मंगल और पृथ्वी में नापी गई है तो मंगलनाथ में ही नापी गई है। वहां पर जो लोग मांगलिक आदि रहते हैं ना, वहां पर जाकर पूजा आदि करवाते हैं, बहुत ही बढ़िया विशाल मंदिर है। ठीक है, तो वहां पर दरअसल मंगलनाथ का मंदिर है, तो उसमें यह है कि मंगल ग्रह की सबसे कम दूरी यही मंगलनाथ से ही मानी जाती है। मतलब पूरे पृथ्वी पर कहीं से भी मंगल और पृथ्वी की सबसे कम दूरी जो है मंगलनाथ में ही है। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए फिर देखिए भीमबेटका की खोज किसने किया, विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज किया था। उज्जैन में चंबल नदी के किनारे नागदा पुरातात्विक स्थल स्थित है। यह अपने आप में मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि आज भी मतलब कि यह आज के अनुसंधान से माना जाता है कि पृथ्वी के खंड से ही मंगल ग्रह बना है, और पुराणों में यह बातें संकलित हैं कि पृथ्वी के संतान मंगल थे। ठीक है, और मंगलनाथ का जो मंदिर है वहां से मंगल ग्रह की दूरी सबसे कम मानी जाती है पृथ्वी के बाकी जगहों की अपेक्षा। उज्जैन में चंबल नदी के किनारे नागदा पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो नागदा जो पुरातात्विक स्थल है वो उज्जैन में है, चंबल नदी के किनारे। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक रीवा और सीधी जिलों में पाए गए हैं। तो महापाषाणकालीन स्मारक कहाँ पाए गए हैं, रीवा में और सीधी जिले में पाए गए हैं। अब महापाषाणिक स्मारक स्थल क्या है, देखिए जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं, बाकी लोग भी समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण आदि काल में क्या होता था कि जब मनुष्य मर जाता था ना तो उस पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंड लाद दिया जाता था, उस पर रख दिया जाता था। मरने के बाद उसके दफन करने वाली जगह पर बड़े बड़े शिलाखंड को लाकर रख दिया जाता था। ठीक है, तो इस शिलाखंड को महापाषाण संस्कृति कहा गया है। तो मध्य प्रदेश में जो संधान करने की जो परंपरा थी इसे महापाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है। और यह स्मारक कहाँ मिले हैं, रीवा से मिले हैं और सीधी जिलों से मिले हैं। तो इन दोनों जगहों के नाम ध्यान में रखिएगा।
देखिए इक्ष्वाकु के पुत्र, इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु वंश को आप जानते हैं जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और बड़े बड़े प्रतापी सूरवीर तपस्वियों का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो इक्ष्वाकु के पुत्र जो इक्ष्वाकु वंश की प्रारंभ करने वाले प्रथम पूर्वज थे, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य वन कहा गया है। मध्य प्रदेश में जो जंगली क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, जहाँ से भगवान राम गए थे, रामगमन पथ भी है वहां पर, तो उस वन को दंडकारण्य वन कहा जाता है क्योंकि इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस वन को दंडकारण्य वन कहा गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के काशी, अब देखिए मध्य प्रदेश के काशी, वतन और कारूस, चेदी और दसाड़े आदि क्षेत्रों का महाभारत के युद्धों में उल्लेख किया गया है। तो महाभारत के युद्धों में इन सभी क्षेत्रों का उल्लेख है। चेदी का, दसाड़े का, कारूस का, वतन का, काशी का, इसका उल्लेख जो है महाभारत के युद्धों में मिलता है। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, देखिए मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिले हैं। ठीक है। और फिर अशोक के गुजरा अभिलेख से भी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। फिर पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। विदिशा जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, ठीक है, यह पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और सांची स्तूपों के तोरण द्वार का भी निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। कारूस देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास का क्षेत्र है। अब देखिए पुराणों में जो एक क्षेत्र का नाम दिया गया है कारूस, ये कारूस क्या है? कारूस जो है वह मध्य प्रदेश में रीवा के पास, रीवा जनपद है, रीवा के आसपास का इलाका को कारूस क्षेत्र कहा जाता था। आगे देखिए नागराज के पुत्र मृचकुंड ने नर्मदा के किनारे एक दुर्ग बनवाया था। नर्मदा के किनारे इन्होंने एक दुर्ग बनाया जो कालांतर में महिष्मति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी महिष्मति को महेश्वर कहते हैं। ठीक है। तो महिष्मति जो है यानी महेश्वर जो है, यह दुर्ग है जो मृचकुंड राजा ने बनवाया था, जो इक्ष्वाकु वंश के ये भी शासक थे। नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम का आश्रम है। तो भगवान परशुराम का आश्रम कहाँ है? नर्मदा नदी किनारे मंडला जिले में है। ये सभी फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, वन लाइनर से लिखाइए। ठीक है। उदयगिरी की गुफाओं और किदवा का विष्णु मंदिर का निर्माण जब गुप्त काल में हुआ था। देखिए एक गलती हो गया है, किदवा लिखा है, तिगवा है। ठीक है, तिगवा। तिगवा यह आपका जो है गुप्त काल में है और यह जबलपुर में है, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो उदयगिरी की गुफाओं और तिगवा का वैष्णो मंदिर जो है गुप्त काल में है। बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास का साक्ष्य कहां से मिलता है? मौर्यकालीन इतिहास का साक्ष्य जबलपुर की सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टान पर उकेरे गए अशोक के शिलालेख से मिलता है। सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने, देखिए सांची के अलावा अशोक ने सांची, सुनारी, भोजपुर और सतधाम का भी स्तूप बनवाया था। सतधाम जो है आपका रायसेन जिला में, उज्जैन में भी पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। सतधारा के निकट अनेक बौद्ध स्तूप भी सम्राट अशोक ने बनवाए थे। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर दुर्ग को भारत का पूर्वी जिब्राल्टर या किलों का रत्न कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिब्राल्टर, भारत का पूर्वी जिब्राल्टर तो कहा ही जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को, लेकिन किलों का रत्न भी कहा जाता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। 1093 में ग्वालियर दुर्ग की कछवाहा शासक महिपाल द्वारा सास बहू के विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है। देखिए सास बहु मंदिर जो है आपका इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ किया गया? ग्वालियर दुर्ग के कछवाहा शासक महिपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया, सास बहु का मंदिर। ठीक है। तो यह कहाँ है आपके? देखिए पेरिप्लस ऑफ द एथेंस नामक पुस्तक में उज्जैन नगरी को, देखिए यहाँ पर जो आपका सास बहू का जो मंदिर है किसने बनवाया था? सास बहू का जो मंदिर है, सास बहू का विष्णु मंदिर, ये जो आपका किसने बनवाया था? महिपाल शासक ने बनवाया था। ठीक है। और यह पेरिप्लस ऑफ द एथेंस नामक पुस्तक में उज्जैन नगरी को क्या कहा जाता था? उज्जैनी कहा जाता था। पेरिप्लस ऑफ द एथेंस में उज्जैन नगरी को उज्जैनी कहा गया है या उज्जैनी। 18वीं सदी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण उज्जैन में कराया।
तो देखिए समाई राजा जयसिंह ने 5 जगह जंतर मंत्र का निर्माण कराया था, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। तो उज्जैन में भी कराया था, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए उदयादित्य, उपेंद्र उपेंद्र और मंजू आदि परमार वंश के शासक थे। ये उपेंद्र राज अलग हैं और मुंज अलग हैं। तो उदयादित्य, उपेंद्र और राजा मुंज परमार वंश के प्रतापी शासक थे। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी मिलता है। अब देखिए बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम मिलता है? अच्युतगामी। उज्जैन नगरी को अच्युतगामी कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखिए संदीपनी आश्रम जो है ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा मिली थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम में है, तो श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ते हैं। आपको पता है संदीपनी आश्रम कहाँ है? संदीपनी आश्रम भी आपका उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, तो महाभारत काल में उज्जैन में ही संदीपनी आश्रम है। ठीक है, महाभारत काल में इसे संदीपनी आश्रम कहा जाता था। 1531 में ओरछा की राजधानी, ओरछा जो राज्य है, इसकी स्थापना किसने किया था? राजा रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना किया था 1531 में। धंगदेव जेजागुप्ती के चंदेल वंश का शासक था। देखिए जेजागुप्ती मतलब बुंदेलखंड का इलाका था। तो जेजागुप्ती के चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का शासक कौन था? तो वह था धंगदेव। गोंड की राजधानी कहाँ थी? गोंड राज्य की राजधानी क्या थी? मंडला। महला लिखा है, मंडला है। थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिए, थोड़ा पेन टैप हमारा सही काम नहीं कर रहा, बस आज ही की सीरीज की बात है। ठीक है, तो गोंड की राजधानी जो है मंडला थी। उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध में औरंगजेब ने शहजादे दारा को हराकर बादशाहत प्राप्त की थी। तो उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध हुआ था। यह धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ था? 1658 में हुआ था, उज्जैन में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। गुप्त वंशजों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं कहाँ है? बाघ की गुफा कहाँ है? यह भी इंपॉर्टेंट है। धार जिला में बाघ की गुफाएं हैं। शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं कौन सी हैं? तो प्रमुख गुफाएं उदयगिरी और मांडा। प्रमुख गुफाएं जो है खतामा, ये आपके उदयगिरी और मांडा में है। उदयगिरी और मांडा में है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, तो भिन्न भिन्न जगहों पर उनके फॉलोअर्स जो लोग थे, वह भी लोग नमक सत्याग्रह कर रहे थे। तो नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था, श्री दुर्गा शंकर मेहता ने। 1956 में मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हालांकि अब पहला वीडियो है वन लाइनर सीरीज का, तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बन जाएगी, जहां बाकी वन लाइनर सीरीज मिलेगा आप लोग को। और ऐसे ही लगभग मेरा प्रयास रहेगा कम से कम 1000 वन लाइनर सीरीज मैं आप लोग को दे दूं। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसे। जैसे 9 पाषाणकालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सभी 9 पाषाणकालीन स्थल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए हिमालय के बारे में बताया गया कि हिमालय जो है ना अभी बहुत नया पर्वत है, नया पर्वत है। लेकिन हिमालय से भी प्राचीन जो है मालवा का पठार है, जहाँ गोंडवाना लैंड था। ठीक है, मतलब गोंडवाना का क्षेत्र था, गोंडों की भूमि थी। तो मध्य प्रदेश में सूती, खंडवा और मंदसौर से क्या प्राप्त हुआ है? पूरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण युग के जो साक्ष्य हैं, स्थल हैं, वो प्राप्त कर इसे समझ लीजिएगा। कायथा स्थल ताम्र पाषाणकालीन है, ईरड़ है, नौदा टोली है, आवरा है, नागदा है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। भीमबेटका को जरूर कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के यह भी सब स्थल हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाणकालीन स्थल और ताम्र और सिंधु सभ्यता दोनों को प्रमाण मिले हैं नौदा टोली महेश्वर से। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें जो भी मैं बताया हूँ। देखिए विष्णु भाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की। मंगलनाथ आपका उज्जैन में है, इसे ध्यान रखिएगा, मंगलनाथ का मंदिर। ठीक है, नागदा पुरातात्विक स्थल चंबल नदी के किनारे है। ठीक है,
महापाषाण संस्कृति के कहाँ प्रमाण मिले हैं? तो महापाषाण संस्कृति के प्रमाण तो दक्षिण भारत से भी मिले हैं, कश्मीर से भी मिले हैं, उत्तर भारत में मिले हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो यह आपको बताना है। रीवा और सीधी जिला में इक्ष्वाकु वंश के जो पुत्र राजा इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर ही दंडकारण्य वन का नाम पड़ा। दंडकारण्य वन मतलब मध्य प्रदेश का वह इलाका जो वनों से घिरा हुआ है उसे दंडक वन कहते हैं, ठीक है। भगवान राम दंडकारण्य वन के ही रास्ते गए थे, चित्रकूट, ठीक है। तो इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस वन का नाम दंडकारण्य वन पड़ा, ठीक है। ये सब चीज गुजरा शिलालेख, दतिया शिलालेख, मौर्यकालीन अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बहुत ही आसान ही प्रश्न है सब कुछ, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कम समय में, अब समय बहुत कम है, ठीक है, तो कम समय में यह वाला सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ। और देखिए, 1930 का नमक सत्याग्रह शिवरी जिले से हुआ था, दुर्गाशंकर मेहता ने किया था, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।